फ्रेडरिक ऑगस्ट फॉन हाइक। फ्रेडरिक ऑगस्ट फॉन हाइक 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्रियों और सामाजिक दार्शनिकों में से एक थे। उन्हें 1974 में गन मेडल के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। पुरस्कार उन्हें मुद्रा और आर्थिक उतार चढ़ाव के सिद्धांत तथा आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत घटनाओं की परस्पर निर्भरता के विश्लेषण के लिए दिया गया था। हाइक का जन्म 8 मई 1899 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर ऑगस्ट वॉन हाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे और उनकी माता फेलिसिटस जुरशेक थीं। उनका परिवार वियना के बौद्धिक वातावरण से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। 1917 में हाई स्कूल पूरा करने के बाद हाइक ने ऑस्ट्रो-हंगेरियन आर्मी में सेवा की और इटालियन फ्रंट पर युद्ध में भाग लिया। युद्ध के दौरान वे घायल भी हुए। युद्ध के अनुभव ने उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। युद्ध के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में अध्ययन किया। उन्होंने कानून और राजनीतिक अर्थशास्त्र दोनों में रुचि विकसित की। उन्होंने 1921 में डॉक्टर ऑफ लॉ और 1923 में डॉक्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की डिग्रियां प्राप्त की। 1923-24 में वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने अमेरिकी आर्थिक साहित्य और सांख्यिकीय आर्थिक अनुसंधान की नई विधियों का अध्ययन किया। हाइक के बौद्धिक विकास पर अर्थशास्त्री लुडविग वॉन मिसेस का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मिसेस से उन्होंने ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की परंपरा, मॉनेटरी थियरी और सोशलिज्म की आर्थिक आलोचना के बारे में सीखा। 1927 में हाइक ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेड साइकिल रिसर्च के निदेशक बने और 1931 तक इस पद पर रहे। 1931 में हाइक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नियुक्त हुए। उन्होंने वहां टुक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स के रूप में 1931 से 1950 तक काम किया। एलएसई में उनका मुकाबला और बौद्धिक संवाद जॉन मेनार्ड केन्स के साथ हुआ। दोनों के इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर विचार कई मामलों में अलग थे। हाइक के शुरुआती महत्वपूर्ण कार्यों में बिजनेस साइकिल्स का अध्ययन शामिल था। उनका तर्क था कि इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट कंडीशंस में बदलाव प्रोडक्शन स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। यदि क्रेडिट अत्यधिक विस्तार करता है तो इकोनॉमी में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जो वास्तविक उपलब्ध रिसोर्सेज के अनुरूप टिकाऊ न हों। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में मॉनेटरी थियरी एंड द ट्रेड साइकिल 1933, प्राइसेस एंड प्रोडक्शन 1931, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 1939 शामिल हैं। 1930 के दशक से हाइक का ध्यान केवल बिजनेस साइकिल्स तक सीमित नहीं रहा। वे सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग के गंभीर आलोचक बन गए। उनका मूल प्रश्न था, क्या सरकार या कोई केंद्रीय प्लानिंग अथॉरिटी पूरी इकोनॉमी के लिए आवश्यक सभी आर्थिक जानकारी एकत्र करके सही निर्णय ले सकती है? हाइक का उत्तर था, व्यवहार में यह अत्यंत कठिन है। उनके अनुसार समाज में नॉलेज अलग अलग व्यक्तियों के पास बिखरी होती है। किसी किसान के पास स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी होती है, किसी व्यापारी के पास ग्राहकों की मांग की जानकारी और किसी निर्माता के पास प्रोडक्शन कंडीशंस की जानकारी। इन सभी सूचनाओं को कोई एक केंद्रीय अथॉरिटी पूरी तरह नहीं जान सकती। 1945 में प्रकाशित उनका प्रसिद्ध लेख द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी इसी विचार को विस्तार देता है। हाइक के अनुसार प्राइसेस डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हाइक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में द रोड टू सर्वडम 1944 है। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि अत्यधिक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। पुस्तक ने उन्हें व्यापक सार्वजनिक प्रसिद्धि दी और वे केवल इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। हाइक का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। वे निजी संपत्ति, कंपटीशन और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के समर्थक थे। 1950 में हाइक अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर ऑफ सोशल एंड मॉरल साइंस बने। उन्होंने वहां 1950 से 1962 तक काम किया। शिकागो में रहते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशल थियरी पर भी काम किया। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द सेंसरी ऑर्डर 1952 मानव परसेप्शन और नॉलेज की प्रकृति पर थी। 1962 में हाइक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग, जर्मनी चले गए और वहां इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे।
वे 1968 तक इस पद पर रहे। बाद के वर्षों में उन्होंने लॉ, इंस्टीट्यूशंस और सोशल ऑर्डर पर अधिक ध्यान दिया। उनकी महत्वपूर्ण ट्रायलॉजी लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973-1979 के बीच प्रकाशित हुई। 1974 में हाइक को गनर मर्डल के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। दोनों के विचार कई क्षेत्रों में अलग थे, लेकिन नोबेल समिति ने मॉनेटरी थियरी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस तथा इकोनॉमिक, सोशल और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस के संबंधों पर उनके पायनियरिंग वर्क को सम्मानित किया। हाइक के लिए यह पुरस्कार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उनके इकोनॉमिक थियरीज को उस समय अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक रिकॉग्निशन मिला जब उनकी लोकप्रियता पहले की तुलना में कम हो चुकी थी। हाइक ने अपने अंतिम वर्षों में भी इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी और पॉलिटिकल थियरी पर लिखा। उनका निधन 23 मार्च 1992 को फ्राइबर्ग, जर्मनी में हुआ। वे 92 वर्ष के थे। फ्रेडरिक हाइक की सबसे बड़ी विरासत उनका यह विचार है कि समाज में ज्ञान बिखरा हुआ होता है और प्राइसेस तथा मार्केट्स उस बिखरे हुए नॉलेज को कोऑर्डिनेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका प्रभाव केवल इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी, लॉ, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स और लिबरल पॉलिटिकल थॉट को भी प्रभावित किया। हालांकि उनके विचारों, विशेषकर सेंट्रल प्लानिंग, वेलफेयर स्टेट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की आलोचना पर आज भी इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच बहस होती है। यही कारण है कि हाइक को केवल नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट ही नहीं, बल्कि 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली इकोनॉमिक थिंकर्स में से एक माना जाता है।